जय हिंद दोस्तों। एडिटोरिया का बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की नई पुस्तक आ चुकी है। यह इसका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 काफ़ी पहले आया था। इसमें काफ़ी नए क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जैसे केंद्रीय बजट, बिहार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे, केंद्र सरकार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद वन आधारित डाटा या अन्य कई सारे करंट से संबंधित डाटा को समाहित किया गया है। मार्केट में यह मिलना शुरू हो गया है, आप जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स से पहले ये सभी के सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पे डिस्कस आपके साथ कर लेंगे, तो इसे आप लोग परचेज करके बनाइएगा। आज हम लोग सेट नंबर 1 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 का जो पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है, तो आपने पुस्तक नहीं परचेज किया है तो हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, वहाँ पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और खुद से बनाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। ये भी सही है। तीसरा कथन है कि पाक जल संधि श्रीलंका और जाफना प्रायद्वीप को अलग करती है। ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और इंडोनेशिया को अलग करती है। देखिए, ये गलत है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है, ना कि अंडमान और इंडोनेशिया को। तो चौथा स्टेटमेंट सही गलत है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की चोटी को लेकर के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, जो नेपाल में है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या भारत के में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वो हो जाएगा K2 या गॉडविन आस्तीन। अगर इस बात को स्पेसिफाई किया जाए कि भारतीय क्षेत्र में, अगर ये पूछा जाए भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा हमारा सिक्किम में है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो K2 हो जाएगा। K2 पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसे भारत मानता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे अब वर्तमान में पाकिस्तान का अधिग्रहण है। तो इसलिए अगर आपको स्पेसिफाई करके ये पूछे कि भारतीय क्षेत्र में भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो कंचनजंगा हो जाएगा। तो शब्द पे ध्यान दे करके इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में ही ये रिपोर्ट आया था। इस रिपोर्ट पे हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस भी किया था। वनावरण की बात की जाए तो 21.71% है और वृक्षावरण की बात किया जाए तो यह है टोटल 2.91%। अब दोनों को जोड़ दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछ रहा है। वनावरण है 21.71% और वृक्षावरण है 2.91%। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24.62%। देखिए, सेपरेट रूप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वनावरण सिर्फ आपसे वनावरण भी पूछ सकता है, सिर्फ आपसे वृक्षावरण भी पूछ सकता है, या दोनों पूछ सकता है। तो वनावरण अगर सिर्फ पूछेगा तो 21.71 हो जाएगा, सिर्फ वृक्षावरण पूछेगा तो 2.91 हो जाएगा, 2.91, और दोनों कंबाइंड रूप से पूछेगा तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 24.62। निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता और मानस ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हैं। कपिली भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, लेकिन भवानी ये कावेरी की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भवानी होगा। रेगुर मिट्टी पाई जाती है। रेगुर मतलब होता है काली मिट्टी। महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है। प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में उत्पादित होता है। दोनों ही क्वेश्चन का एक ही आंसर है, वो है पंजाब। पंजाब में प्रति हेक्टेयर चावल भी और प्रति हेक्टेयर गेहूं भी सर्वाधिक होता है। सूची दिया हुआ जिम कार्बेट उत्तराखंड, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान
और दम्भा मिजोरम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। 3 4 2 1। भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है। भारत की टोटल यूरेनियम का 80% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ एक जादूगोरा के खाद्यान्न से होता है, और जादूगोरा के खाद्यान्न है आपको झारखंड जिले में। भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में किस क्षेत्र में होती है? सबसे अधिक वर्षा होती है पश्चिमी घाट में, हिमालय क्षेत्र में और मेघालय में। अगेन मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, कौन से सुमेलित नहीं है? पिग्मी कांगो में बिल्कुल पाया जाता है, बद्दू अरब में भी पाया जाता है, मसाई केन्या में पाया जाता है, लेकिन एनु जनजाति जो है वो दक्षिण कोरिया में नहीं होकर के जापान में होती है। एनु जापान की जनजाति है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रिंग ऑफ द फायर। रिंग ऑफ द फायर क्या है? रिंग ऑफ द फायर बेसिकली प्रशांत महासागर में भूकंप और ज्वालामुखी का जो क्षेत्र है उसी को रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है, ऑप्शन सी। भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, उसके बाद आपसे पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछ सकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ सकता है, कर्क रेखा पूछ सकता है, मकर रेखा पूछ सकता है, कितने राज्य से होकर गुजरती है, किस किस राज्य से होकर गुजरती है पूछ सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधारा है? फॉकलैंड, लिब्राडोर, कैलिफोर्निया, पेंगुएला। ये सभी जलधारा ठंडी जलधारा है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन से देश कैस्पियन सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान भी बनाता है, ईरान भी बनाता है, कजाकिस्तान भी बनाता है, लेकिन इराक कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाती है, राइट आंसर ऑप्शन सी इराक। बाली आरिक द्वीप समूह कहां पे अवस्थित है? बाली आरिक द्वीप समूह बेसिकली स्पेन का एक भाग है, और स्पेन कहां पे है? तो भूमध्य सागर के पास है, ऑप्शन ए। बिहार की सीमा से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों की संख्या 3 है, बिल्कुल सही है। वेस्ट बंगाल, झारखंड और अपना उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला किशनगंज है, यह भी सही है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले बिहार के 8 जिला हैं, बिल्कुल गलत है। बिहार में 7 जिला हैं। और कर्मनासा नदी गंगा के दक्षिण से आकर मिलती है, आई थिंक ये भी सही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई है, चूंकि एक से अधिक सही है, पहला दूसरा तो बाय डिफॉल्ट सही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है। पिछले वर्ष वन स्थिति रिपोर्ट 2019 से क्वेश्चन पूछा था 66वीं बीपीएससी में, तो इस रिपोर्ट को आप लोग देख लीजिएगा। तो बिहार में जो टोटल वनावरण है वो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, गंगा के उत्तर से और मिलने वाली कौन सी नदी है? कमनासा नदी, ये भी दक्षिण से मिलती है। अजय नदी में मिलती है, पुनपुन में मिलती है। उत्तर से मिलने वाली नदी सिर्फ घाघरा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चट्टान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं देख रहा हूँ बीपीएससी चट्टान से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार के किस भाग में कौन सी चट्टानें हैं। तो इसमें जो सुमेलित करना, सही सुमेलित करना, तो सही आंसर ऑप्शन डी होगा। धारवाड़ चट्टान जो मुंगेर में है, जमुई में है और भागलपुर के क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान है। बिहार में डोलोमाइट अयस्क पाया जाता है। डोलोमाइट अयस्क बेसिकली बिहार के रोहतास जिले में मिलता है। बिहार में लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात दोनों को क्वेश्चन पूछता है। लिंगानुपात 918 है और शिशु लिंगानुपात 935 है। किस हड़प्पा स्थल से
कब्रिस्तान H और R37 का साक्ष्य मिला। R37 एक समाधि स्थल है, तो कब्रिस्तान H और R37 समाधि स्थल का जो साक्ष्य मिला वो हड़प्पा से मिला है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सही युग्म की पहचान कीजिए। सांख्य दर्शन कपिल, गौतम मुनि सांख्य दर्शन के लिए जाने जाते थे। योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन कपिल और उत्तर मीमांसा वदरायन, ये सभी सुमिलित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, महाजनपद है उसकी राजधानी है। मल्ल की राजधानी पावा, कुशीनारा या कुशीनगर भी था, तो एक का तो 4 हो जाएगा। कंबोज का पोटन या पोटनी, कंबोज का हाटक था, अस्मक का पोटन या पोटनी था, पंचाल का अहिछिल्य था और मगध का ग्रीवरस था। तो मैच कर लीजिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम व्यक्ति है सुभद्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में कौन सी व्याख्या नहीं है? देखिए, सप्तांग सिद्धांत में 7 सिद्धांत हैं। सबसे पहला होता है राजा, दूसरा होता है अमात्य, तीसरा होता है दुर्ग, चौथा होता है कोष, पांचवा होता है दंड, छठा होता है मित्र और एक और मैं भूल रहा हूं, लेकिन श्रेष्ठ उसमें कहीं से भी नहीं होता। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिजरी संवत आरंभ हुआ था, तो बेसिकली मोहम्मद साहब पैगंबर की जो मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसी अवसर पे हिजरी संवत की शुरुआत हुआ था। मध्यकालीन शासक बलवन के समय में बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? बलवन के समय में बंगाल में हुए विद्रोह को दबाया था मुकद्दीन, ऑप्शन सी। जफर खान जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, निम्नलिखित में किसके सेनापति थे? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जफर खान जो है बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे, जो मंगोल के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे। कबीर किसके शिष्य थे? तो यहां अक्सर कंफ्यूजन होता है रामानुज और रामानंद में, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर बी है रामानंद। कबीर रामानंद के शिष्य रहे हैं। कौन से अकबर के दरबारी चित्रकार थे? तो उपयुक्त ऑप्शन में से इसका सिर्फ ये है, अब्दुल सम्मद ही वो शख्स हैं जो अकबर के दरबारी चित्रकार थे। और भी थे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार सिर्फ अब्दुल सम्मद है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उपरोक्त कथन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था? ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ना तो ये स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा कथन दिया था आरसी मजूमदार ने। पोर्टोनोवा का युद्ध निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? देखिए, पोर्टोनोवा की जो लड़ाई हुई थी बेसिकली वो 1781 ईस्वी में हुआ था, 1781 में हुआ था, और ये हुआ था हैदर अली और आयरकूट के बीच में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। टेक्निकली इसका आंसर ऑप्शन ई होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर ऑप्शन ए ही मानता है, कुंवर सिंह। टेक्निकली ऑप्शन ई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह भी थे जिसने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था, लेकिन बीपीएससी इसका आंसर ऑप्शन ए ही मानता है, कुंवर सिंह मानता है, तो हम लोग भी कुंवर सिंह को ही मानेंगे। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग हुआ था? और यह प्रयोग बेसिकली हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय में। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता था? भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता था, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता था, वयोवृद्ध नेता नहीं करते थे।
वयोवृद्ध नेता बेसिकली इन्हें नहीं कहा जाता था, लेकिन एक से अधिक सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था और दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, कौन से कथन सही है? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, बिल्कुल गलत है। एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे, यह भी गलत है। मौलाना कलाम थे। गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किया था, यह भी गलत है, सिर्फ 1 बार किया था 1924 में। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन सिर्फ 1 बार हुआ, यह भी गलत है, 3 बार हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि सभी स्टेटमेंट गलत हैं। अब देखिए, स्वदेशी आंदोलन में कहाँ पे किसने नेतृत्व किया था? दिल्ली में हैदर रजा ने नेतृत्व किया था, सेपरेट रूप से भी पूछता। मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था, पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। 4-3-2-1 4-3-2-1 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। काला नुक्रमान यानी काल पीरियड पूछ रहा है, सबसे पहले कौन घटना हुई है, उसके बाद कौन घटना हुई है। बंगाल विभाजन कब हुआ है? 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू हो गया था। 1911 में दिल्ली राजधानी ट्रांसफर हुआ है। कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, सूरत फूट जिसे कहते हैं। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। तो राइट आंसर ए 1-4-3-2 है, 1-4-3-2। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दिया गया था? तो बेसिकली इन्हें फांसी काकोरी षड्यंत्र कांस में दिया गया था, या काकोरी षड्यंत्र केस में दिया गया था। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम उपाय है या व्यवहार है? तो ये कथन है गांधी जी का। महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि कब लौटाई थी? देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एक तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि टैगोर जी ने कब उपाधि लौटाया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने उपाधि लौटाया था, लेकिन गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के बाद लौटाया था या उसी के समय लौटाया था? असहयोग आंदोलन जब शुरू हो रहा था उसी समय में लौटाया था। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? और ये अंग्रेज वो शख्स थे जो अकबर के दरबार में भी आए थे, ये थे रॉल्फ फिंच। अकबर से इनकी मुलाकात हुई थी। बिहारी के संपादक सही युग्म की पहचान पूछ रहा है, तो बिहारी के संपादक ब्रज किशोर प्रसाद नहीं किए हैं। प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी किए हैं, ये राइट हैं। आनंद मठ और 10 रोजा ये दोनों गलत हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रताप के संपादक किए हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? रामकृष्ण सोसाइटी पटना की स्थापना बाबा ठाकुरदास ने किया था। बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण दोनों लगातार प्रयासरत थे कि बिहार को एक अलग स्टेट बनाया जाए या वेस्ट बंगाल से बिहार को अलग किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन ई। किसके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया गया था? सचिंद्र नाथ सान्याल। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा का क्षेत्र सर्वाधिक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, यानी सकल राज्य मूल्यवर्धन में सेवा का सबसे अधिक जो है योगदान है वो बेसिकली चंडीगढ़ का है, वो है 74%।
और सबसे कम योगदान सेवा सेक्टर का है वो है सिक्किम का, सिर्फ 24% है। तो दोनों याद रखिएगा, सबसे अधिक योगदान चंडीगढ़ का है 74% और सबसे कम है सिक्किम का 24%। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष, हमारा जो वर्तमान का आधार वर्ष है वो है 2011-12। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? बेसिकली इसकी शुरुआत किया गया था 1985-86 में, और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो शुरुआत होता है वो 85 से लेकर के 90 तक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पहला मॉडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल, दूसरा था पीसी महालोबिस मॉडल, तीसरा था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, और चौथा योजना पूछ रहा है या चौथी पंचवर्षीय योजना पूछ रहा है, ये गाडगिल मॉडल पर आधारित था। सही समिति या सही का सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है, तो इसमें चारों के चारों सही सुमेलित हैं। रेखा समिति और प्रत्यक्ष कर, एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर, केलकर समिति करों में वृद्धि, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पे पुनर्विचार, सभी सुमेलित है। राइट आंसर ऑप्शन ई। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी का कारण गरीबी ही है, ये इनका स्टेटमेंट है और काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है। गरीबी गरीबी के कारण ही बढ़ती है, ये भी इन्हीं का स्टेटमेंट है। प्रोफेसर रेगनर नक्शे का ये स्टेटमेंट है और गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत इन्होंने ही प्रतिपादित किया। नाबार्ड के बारे में सही कोटेशन पूछ रहा है। यह कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध करवाने वाली सर्वोच्च संस्था है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में किया गया था। और नाबार्ड भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कार्य करता है, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर ऑप्शन ए। एक देश एक राशन कार्ड योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू किया गया था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जिले में। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत किया? तो ये ग्राम उजाला योजना की केंद्र सरकार ने शुरुआत किया। एससीओ का सदस्य नहीं है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का सदस्य बेसिकली अफगानिस्तान नहीं है। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया, तो मूल संविधान में कोई जो है इस तरह का प्रोविजन नहीं था। 1951 में ये प्रोविजन लाया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, लेकिन उससे पहले ये प्रोविजन नहीं था, मूल संविधान में ये प्रोविजन नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल संबंधित कोई प्रोविजन नहीं था, 1951 में इसे लाया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के संदर्भ में लाया जाता है? तो साधारण विधेयक के संदर्भ में भी लाया जाता है और वित्तीय विधेयक के संदर्भ में भी लाया जाता है। बाकी संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। कौन से कथन सही है? सही कथन आपसे पूछ रहा है। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, यह भी सही है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण अंतिम रूप से लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, यह भी सही है। दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के आर्टिकल 23 और 24 में। तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो हम बात करते हैं, किसके शोषण की हम बात कर रहे हैं? तो बच्चे के शोषण की बात करते हैं, स्त्रियों के शोषण की बात करते हैं, जनजातियों के शोषण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे दलित के शोषण की बात नहीं है।
तो ये याद रखिएगा 23 और 24 के तहत जो अधिकार मिला हुआ हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पे आप बच्चे, स्त्री और जनजातियों के साथ शोषण नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है, इसकी प्रकृति सकारात्मक है, बिल्कुल गलत है। मौलिक अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है। ये सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात करते हैं, नहीं, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात करता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, उसकी प्रकृति सकारात्मक भी होती है। वे न्यायालय में परिवर्तनीय भी नहीं होते हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है बेसिकली राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए है। लेकिन मौलिक अधिकार वे वाद योग्य होते हैं, यानी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही है? देखिए, राज्यपाल और राष्ट्रपति के बीच में जो क्षमादान की शक्ति है उसमें बेसिक अंतर है। एक तो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है 161 में है, राष्ट्रपति की आर्टिकल 72 में है, अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161, ये दोनों याद रखिएगा। दूसरा और इम्पॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के जो सजा होती है उस सजा को भी माफ कर सकता है, ये राष्ट्रपति कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। तो ये दोनों, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। तो बेसिकली यही दोनों अंतर है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में। ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, कृषि और पशुपालन आर्टिकल 48, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल 51। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कार्यपालिका परिषद के जो सभापति थे वो बेसिकली वायसराय थे, और कार्यपालिका परिषद के जो उपसभापति थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। क्वेश्चन नंबर 71, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषय की सुनवाई कर सकता है? बेसिकली 2 या 2 से अधिक राज्य का जो विवाद होता है या केंद्र सरकार के साथ जो राज्यों का विवाद होता है उस विवाद को सुन सकता है सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ भारत सरकार हो, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सरकार हो। संख्यात्मक रूप में बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है संख्या के आधार पर? तो ये है संथाल जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा था? न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा जिला है, कोसी जोन में आती है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? तो ये रही है 25.4%। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, यानी एक दशक में इतनी जनसंख्या बढ़ी है, और भारत की रही है 17.7%। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? ये बीपीएससी में कई बार पूछा। सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व है शिवहर जिले का। 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पे कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे? ये यूनिक क्वेश्चन है, बिहार का ही क्वेश्चन है। तो बेसिकली 1937 में जो बिहार में चुनाव हुआ था उसमें टोटल 3 सदस्य मुस्लिम लीग की तरफ से चुने गए थे। बिहार वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान कितना है? तो बिहार का जो टोटल बजट रहा है 2022-23 का, ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। ये है 2,37,691 करोड़। ऑप्शन बी। एग्जैक्ट डाटा याद रखिएगा।
बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये भी बजट से संबंधित क्वेश्चन है और पूंजीगत व्यय का डाटा भी याद रख लीजिएगा। केंद्र सरकार का डाटा भी याद रखिएगा, चूंकि केंद्र सरकार ने भी पूंजीगत व्यय काफ़ी बढ़ाया है और बिहार सरकार भी बढ़ा रही है। तो एग्जैक्ट जो कुल व्यय है उसका 19.24% पूंजीगत व्यय है बिहार सरकार के बजट में। बिहार सरकार द्वारा अश्विन पोर्टल की शुरुआत किया गया है जो संबंधित है। तो अश्विन पोर्टल बेसिकली आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित है, ऑप्शन सी। इसरो और मैप माई इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है स्वदेशी भू स्थानिक पोर्टल का नाम क्या है? तो जिस तरह से जीपीएस हम लोग यूज करते हैं तो उसी तरह से मैप माई इंडिया होगा। जीपीएस की तरह ही आप जो है उसको ट्रैक कर सकते हैं किसी जगह को, किसी लोकेशन को। तो ये बेसिकली भुवन पोर्टल है, ऑप्शन सी भुवन। कौन सा राज्य सरकारी गोदाम से संबंधित जानकारी के लिए ई भंडारण व्यवस्था लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? बिहार वो पहला राज्य है जो ई भंडारण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। किस मंत्रालय ने व्यापक हस्तशिल्प समूह योजना की शुरुआत किया है? तो ये बेसिकली किया है कपड़ा मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 83, भारत और निम्नलिखित में किस देश के बीच में समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने वाले प्लास्टिक से मुकाबला करने वालों शहरों पे समझौता हुआ? तो ये समझौता बेसिकली भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। जापानी सरकार ने हाल में ही बेंगलोर स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये बेंगलोर की शिक्षिका हैं, इसका नाम है श्यामला गणेश, इन्हें सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 शिखर पे पहुंचने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गया। तो ये बन गए हैं शहरोज काशिफ, पाकिस्तान के ही हैं शहरोज काशिफ। अप्रैल 2021 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो भारत की रैंकिंग 142 स्थान पे थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ। तो ये मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल पुरस्कार जो मिला है महिला श्रेणी में वो कंगना रनौत को मिला है। पुरुषों की टेस्ट मैच क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन थी? तो पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला जो एम्पायरिंग की है वो की है क्लेयर पोलोसाक, ऑप्शन सी। किस राज्य के राज्यपाल को 2021 के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को 2021 के लिए कलिंग पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 19, किस राज्य ने अगस्त 2021 में मुफ्त पानी देने के लिए पानी बचाओ योजना की शुरुआत किया है? तो ये शुरुआत किया है गोवा सरकार ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, भारत ने 1 से 13 अगस्त 2021 को किस देश के साथ इंद्र 2021 का 12वां संस्करण आयोजित किया? इंद्र अभ्यास भारत रूस के साथ करता है। 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? तो 16वां शिखर सम्मेलन जो भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में हुआ है ये पुर्तगाल के साथ हुआ है, या पुर्तगाल में आयोजित किया गया था इसको। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ जाने वाले थे लेकिन कोरोना का पीक इस तरह से हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री यहाँ जा नहीं पाए थे, तो ये काफ़ी चर्चा में था उस समय में। क्वेश्चन नंबर 93, हाल में ही भारत और किस देश ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया है? तो भारत और भूटान ने तस्करी को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त गश्त का आयोजन किया था। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अब जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ही होंगे। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में के 2 अलग अलग आयोजकों ने क्वालिफाई करने के लिए पहले भारतीय एथलीट कौन बने? देखिए, शीत ओलंपिक 2022 जो हुआ है वो चीन में हुआ और भारत का एकमात्र एथलेटिक उसमें भाग लिया था वो थे
आरिफ अहमद खान जो जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। जुलाई 2021 में लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती, ऑप्शन सी। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, तो ये महज 12 घंटे के लिए स्वीडन की महिला प्रधानमंत्री रही थी। उसके बाद इन्हें रिजाइन देना पड़ा था और ये थी मैगडेलेना एंडरसन। तो ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और सिर्फ 12 घंटे अपने पद पर रही थी। क्वेश्चन नंबर 98, सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पे 19,300 फीट की ऊंचाई पे दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? ये भी काफ़ी चर्चा में क्वेश्चन रहा है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उमलिंगा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 99, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। उसने कितनी दूरी भाला फेंका था? तो बेसिकली 6 बार आपको मौका मिलता है भाला फेंकने का। 6 बार में जो सबसे आपका हाईएस्ट स्कोर होगा उसको मेजर किया जाता है। तो सेकेंड बार जो फेंके थे उसमें गया था 87.58 जो इनका हाईएस्ट था और इन्हें स्वर्ण पदक मिला था। तो याद रखिएगा 87.58 मीटर जेवलिन थ्रो किया था, भाला फेंका था नीरज चोपड़ा ने और इसी एवज में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था टोक्यो ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या है? तो यह है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101, पाइथन 5 डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया मिसाइल किस प्रकार की है? तो ये बेसिकली वायु से वायु, एयर टू एयर मिसाइल है, ऑप्शन डी। माय ओन मजगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है माय ओन मजगांव, ये लिखे हैं कैप्टन रमेश बाबू, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 का स्मारक सिक्का जारी किया था? तो ये किए थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जन्म दिवस के अवसर पे 125 रुपये का सिक्का जारी किया था। अच्छा, इससे रिलेटेड पिछले वर्ष भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री ने सिक्का किस पे जारी किया था, तो ये क्वेश्चन इस बार भी इम्पॉर्टेंट बनता है। मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बेसिकली बिहारी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इमर्जिंग फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? इमर्जिंग फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड बेसिकली मनीषा कल्याण को दिया गया है 2020-21 के लिए। इथेनॉल प्रमोशन नीति का लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इथेनॉल प्रमोशन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बेसिकली बिहार बना है। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रैम्प्स इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पुस्तक है ये पुस्तक लिखे हैं आर कौशिक ने। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बेसिकली सम्मानित किया गया है कोनेरू हम्पी को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से कोनेरू हम्पी को सम्मानित किया गया। हाल में ही टेंट टेक्साल का निधन हुआ है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो टेंट टेक्साल बेसिकली क्रिकेट से संबंधित रहे हैं। ई श्रम पोर्टल लॉन्च किसने किया? ई श्रम पोर्टल राष्ट्रीय डाटाबेस है और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस है। इसे लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पे गर्म किया जाता है? तो जिप्सम को बेसिकली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग खाना पकाने वाले बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। तो एल्युमिनियम के किस गुण के लिए ऐसा किया जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि खाना बनाने के बर्तन के रूप में एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? तो अच्छी तापीय चालकता होती है एल्युमिनियम की और उच्च गलनांक होता है, यही कारण है एल्युमिनियम का यूज करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1 और 4। किसी तत्व एक्स का परमाणु संख्या 12 है। अब देखिए परमाणु संख्या 12 किसका है? मैग्नीशियम का है।
और मैग्नीशियम के जो नज़दीक अक्रिय गैस है वो कौन सा है? वो नियॉन है। तो नियॉन 10 होता है और मैग्नीशियम 12 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नियॉन। अमलगम मिश्र धातु किसका है? पिछले जो डिस्कशन हमने किया था सेट का, उसमें भी हमने चर्चा किया था। अमलगम बेसिकली पारा का मिश्र धातु होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि पारा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। इंसुलेटर का विद्युत प्रतिरोध होता है। देखिए, इंसुलेटर वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिससे विद्युत प्रभावित ना हो सके। अगर विद्युत प्रभावित नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि उस समय में उसकी असीम रूप से हाई उसका प्रतिरोध हो जाएगा। जैसे लकड़ी से विद्युत प्रभावित नहीं होता, कांच से नहीं होता है। तो ये सब बेसिकली इंसुलेटर का काम करता है। बिजली के बल्बों में निम्नलिखित में कौन सी गैस भरी जाती है? दोनों क्वेश्चन पूछता है, बिजली के बल्ब में भी पूछा जाता है और आपको पूछा जाता है ट्यूब में भी। तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन भरा जाता है और साथ ही साथ आर्गन भी भरा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 117, एक युवा व्यक्ति के समान आंख के निकट और दूरबिंदु कौन होंगे? एक युवा व्यक्ति का जो सामान्य आंख है उससे सबसे निकट दूरी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी अनंत हो सकती है, ऑप्शन सी। दोपहर के समय में सूर्य सफेद दिखाई देता है क्योंकि दोपहर के समय में प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, राइट। प्रकाश सीधी होती है और प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए सूर्य सफेद दिखाई पड़ता है। अमीबा भोजन का पाचन होता है। देखिए, यहाँ पे 2 पॉइंट है। एक तो अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? तो अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है सूडोपोडिया से, लेकिन अमीबा का भोजन का जो पाचन होता है वो होता है भोजन रिक्तिका में होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, भोजन रिक्तिका। पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने का विघटन का कार्य होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा के लिए जाना जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हवा में ध्वनि की गति तापमान बढ़ाने पे क्या होगा? जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही हमारी गति वेलोसिटी बढ़ेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? जूल है, न्यूटन मीटर भी है, किलो वाट आवर भी है, लेकिन किलोवाट जो है ऊर्जा की इकाई नहीं है। परमाणु की संरचना के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, बताना है आपको कौन कौन से गलत स्टेटमेंट है। तो परमाणु एक अविभाज्य कण है, बिल्कुल गलत है। परमाणु विभाजित हो सकता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक पे केंद्रित होता है, ये तो सही है। संपूर्ण रूप से परमाणु तटस्थ होते हैं, ये भी सही है। और सभी परमाणु अपनी मूल अवस्था में अस्थिर होता है, ये गलत है। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 124, यदि आप किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी बीमारी आपको हो सकता है? किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पे आपको छींकने और खांसने की बीमारी हो सकती है। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो जड़त्व बेसिकली वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर करता है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए, यहां पे मैच द फॉलोइंग किया हुआ। जैकॉब डी जो है काफी फेमस है और ये डीएनए, पहली डीएनए वैक्सीन थी। कोवोवैक्स आरबीडी सब प्रोटीन है। कोविशील्ड इनएक्टिवेटेड वायरस से बना हुआ है। और ऑप्शन ए का हो जाएगा कोवैक्स का होल वायरन इनएक्टिवेटेड वायरस से बना हुआ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2134 बी। निम्नलिखित में कौन सी पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम की अल्पता अगर होगी तो क्या हो सकता है? तो निम्न रक्तचाप हो सकता है, ऑप्शन ए। रक्त में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? देखिए, कायदे से तो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, नाइट्रेट होना चाहिए, लेकिन यहां पे आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है। सेट में आंसर ऑप्शन सी दिया हुआ है।
क्योंकि नाइट्रेट की कमी से भी, नाइट्रेट की अधिकता से भी ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, लेकिन सेट इसको आंसर ऑप्शन सी मान रहा है, तो हम लोग भी इसका मान कर चलते हैं कि ऑप्शन सी होगा। क्योंकि नाइट्रेट क्या होता है कि शरीर में जाकर के होमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके मिथेग्लोबिन बनाता है, तो ये निर्माण करता है शरीर में जाकर के प्रतिक्रिया से, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। लेकिन दोनों ही जिम्मेदार है, तो इसलिए आपको कायदे से इसका आंसर सेट में ई देना चाहिए, लेकिन सेट में इसका आंसर सी दिया हुआ है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से जो आनुवांशिक विचरण होगा, जीन के सम्मिश्रण से भी होगा, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होगा, जीन के मिश्रण से भी होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130, डायनासोर थे क्या? तो डायनासोर बेसिकली एक सरीसृप रहे हैं, रेप्टाइल रहे हैं, मोसोजोइक रेप्टाइल रहे हैं डायनासोर। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होते हैं उसको सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन ए। विक्र के मूत्र की मात्रा निस्तारण में किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? यानी मूत्र की मात्रा जो है नियंत्रित किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच के द्वारा। अब देखिए यहां पे मैच करने के लिए दिया हुआ प्रकंद क्या है? अदरक को प्रकंद कहेंगे। कंद आलू कंद होता है, सलकंद लहसुन होता है और प्याज भी होता है, और घनकंद क्या होता है? जिमीकंद सूरत होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अग्नाशय को पाचन रस के लिए उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन, तो ये हार्मोन है सिक्रिटिन। घाव को भरने में सहायता करने वाले विटामिन, घाव भरने में जो सहायता करता है विटामिन, वो है विटामिन सी। बाल किस प्रोटीन का बना होता है? तो बाल बेसिकली क्रिएटिन प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 137, हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन कौन सा है? देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संचार करता है, लोहा भी इसमें होता है, लाल रंग प्रदान भी करता है, लेकिन ये प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता। प्रतिरक्षा प्रदान करने का काम है आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो लिंग गुणसूत्र बेसिकली नहीं होता है छिपकली में। आलू का ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आलू में बेसिकली ऑक्सीजन की कमी के कारण ब्लैक हार्ट रोग होता है, ब्लैक हार्ट रोग। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, इसे समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। मैथ का क्वेश्चन ऐसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर है ऑप्शन ए 7:5। 142 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 10%। 143 का आंसर है ऑप्शन सी 25%। 144 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 0.1%। 145 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 12,500 रुपये। 146 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 21:66:92। 147 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 9:8। ऑप्शन 148 का आंसर है ए 350 और 149 इसका आंसर है ऑप्शन सी PRHR। और लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 36। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन सेट 1 का हमने डिस्कस किया। एडिटोरिया का टोटल ही 150 सेट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 15 सेट यहाँ पे दिया हुआ है इस बुक में, ये 15 सेट मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर कर दें जो भी 67 बीपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।